नदी के किनारे एक पुराना आम का पेड़ था, जिस पर नसीरुद्दीन की नियमित बैठने की जगह थी। वह उस पेड़ की छांव में बैठकर नदी के ताजगी से भरे पानी और आसपास के दृश्य को देखता, मानो उसकी सारी चिंताएं वहां बहकर जा रही हों। लेकिन इस शांतिपूर्ण गांव में भी हर चीज इतनी सुकून भरी नहीं थी। नदी के पास ही एक अफीम का अड्डा था, जहां नशेड़ी अक्सर आते थे। उनमें से एक था एक बड़ी कदकाठी वाला मुस्टंडा। उसकी आंखों में हमेशा कुछ बदमाशियत की झलक होती थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक शैतानी मुस्कान होती थी। वह आमतौर पर नशे में धुत होकर नदी के किनारे से गुजरता और मुल्ला नसीरुद्दीन को चिढ़ाने की कोशिश करता। एक दिन जब मुल्ला नदी के किनारे बैठे अपनी टोपी पर हाथ रखे नदी की लहरों को देख रहा था, वह मुस्टंडा पास आया और बिना किसी चेतावनी के मुल्ला की टोपी खींचकर हवा में उछाल दी। ही मुस्टंडा हंसते हुए बोला, कितनी अजीब टोपी है तेरी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुंह में हल्की सी हंसी दबाते हुए अपनी टोपी को फिर से उठाया और उस पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, जब मैं तुम्हें समझाऊंगा तब तुम इसे और अच्छे से समझ पाओगे। मुस्टंडा हंसी उड़ाते हुए चला गया, लेकिन नसीरुद्दीन ने मन में ठान लिया कि इस बार वह उसे किसी न किसी तरह सबक जरूर सिखाएगा। अब यह एक रोज का सिलसिला बन गया था। रोजाना मुस्टंडा नदी के किनारे से गुजरता और मुल्ला की टोपी खींचकर उछाल देता। मुल्ला की हंसी भी धीरे धीरे कम होती गई और वह अब गुस्से में आता, लेकिन उसकी चतुराई ने उसे शांति बनाए रखने की सलाह दी। इसी में मेरी भलाई है, वह सोचता। लेकिन यह सब धीरे धीरे उसकी सहनशक्ति के बाहर होता जा रहा था। इसी बीच एक दिन गांव में सुल्तान की ओर से एक नया हवलदार भेजा गया था। वह आदमी बहुत मजबूत था और उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह गांव में गश्त करने आया और नदी के किनारे पहुंचा। मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर उसने पूछा, तुम कौन हो और यह अजीब सी टोपी क्यों पहने हो? मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूं और यह टोपी जादुई है। जब इसे पहनकर मैं यहाँ नदी के किनारे बैठता हूँ तो मुझे परियां दिखाई देती हैं, जो नदी में जलक्रीड़ा करती हैं। हवलदार चौंकते हुए बोला, परिया? क्या तुम सच में परियां देखते हो? मुल्ला ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं भाई, मुझे यह सुख कभी नहीं मिल पाया। हर बार जब मैंने कोशिश की, किसी न किसी कारण से मेरी दृष्टि डगमगा गई। यह टोपी पहनने के बाद मेरी नजर नदी के पानी पर ही स्थिर रहनी चाहिए, तभी मैं परियों को देख सकता हूं। लेकिन यह बहुत मुश्किल है, कोई न कोई रुकावट आ ही जाती है। शायद तुम ही यह देख सको हवलदार भाई। हवलदार ने उत्सुकता से कहा, अगर मुझे यह दिख जाए तो मुझे क्या मिलेगा? मुल्ला ने सीधा जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो जादू की टोपी मिल जाएगी। हवलदार ने तुरंत टोपी पहनी और मुल्ला के बताए तरीके से आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे समझाया, ध्यान रखना, सिर्फ नदी के पानी को ही देखो, बाइंदाएं मत देखो, नहीं तो तुम कुछ नहीं देख पाओगे। मुल्ला की मन में एक गहरी योजना थी और वह पेड़ के पीछे छिपकर मुस्टंडे का इंतजार करने लगा। वह जानता था कि आज कुछ खास होने वाला था। जैसे ही हवलदार अपनी आंखें नदी के पानी में गड़ाकर बैठा था, मुस्टंडा अपने रोज के मुताबिक आया। उसे फिर से नसीरुद्दीन की टोपी पर नजर पड़ी और वह बिना किसी झिझक के उसे खींच लिया। जैसे ही वह हंसी में झूमते हुए टोपी को उछालने की कोशिश करता है, उसे सामने से एक जोरदार घूंसा पड़ा। वह पीछे हड़बड़ाता हुआ गिर पड़ा और उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। हवलदार की ताकत ने उसे बेहोश कर दिया। मुस्टंडा जब तक कुछ समझ पाता, हवलदार ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और गरजते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी टोपी को हाथ लगाने की? मुल्ला नसीरुद्दीन खड़ा हो गया
और मुस्कुराते हुए बोला, 31, 32, 33। वह घूंसे की गिनती कर रहा था। फिर उसने हवलदार को रोका और कहा, रहने दो हवलदार साहब, 1 महीने से ज्यादा की सजा हो चुकी है। अब तो मैं ले आता हूं टोपी। मुल्ला ने टोपी उठाई और मुस्टंडे के पास आकर कहा, बोलो फिर उड़ाओगे टोपी? मुस्टंडा, जो अब पूरी तरह से हड़बड़ाया हुआ था, उसने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, अब मैं ऐसी शरारत नहीं करूंगा। यह टोपी तुम्हारी ही रहेगी। हवलदार ने उसे छोड़ दिया और मुल्ला नसीरुद्दीन हंसी के साथ अपनी टोपी फिर से पहनने लगा। उसने मुस्कराते हुए हवलदार से कहा, देखा हवलदार भाई, मैंने आपको परियां नहीं दिखाई, लेकिन असली जादू तो इस टोपी में था। हमेशा शांत और समझदारी से काम लेना। यह कहानी एक मजेदार और बुद्धिमानी से भरे सबक के साथ खत्म होती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से न केवल एक शरारती मुस्टंडे को सजा दिलवाई, बल्कि हवलदार को भी एक प्यारा सा पाठ पढ़ाया, जिससे वह भी समझ पाया कि कभी कभी सबसे अच्छा तरीका शांतिपूर्ण और समझदारी से काम लेना होता है। यह कहानी न केवल हास्य और मनोरंजन से भरपूर है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्ची चतुराई और समझदारी से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। कहानी 2। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान और चतुर राजा शासन करता था। उसका नाम राजा बबलू था। राजा को अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था और वह हमेशा अपने दरबारियों से यह कहता रहता था कि उसकी कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। दरबारियों के अलावा राजा ने अपनी प्रजा से भी कई कठिन सवाल पूछने की आदत बना ली थी। अब तक किसी भी व्यक्ति ने राजा के सवालों का सही जवाब नहीं दिया था। एक दिन राजा बबलू ने एक अनोखा विचार किया। उसने यह तय किया कि वह अपनी बुद्धिमानी को और भी बढ़ा सके, इसके लिए वह एक खास चुनौती देगी। उसने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति राज्य में आएगा और उसके 4 कठिन सवालों के सही जवाब देगा, उसे इनाम मिलेगा और उसकी मदद से राज्य के किसी भी काम में उसे अपनी बात रखने का अधिकार होगा। यह सुनते ही राजा का दरबार, जिसमें बड़े बड़े मंत्री और बुद्धिमान लोग मौजूद थे, हड़कंप मच गया। सभी इस चुनौती को स्वीकार करने के बारे में सोचने लगे। राज्य में एक व्यक्ति था जो राजा के इन सवालों का सही जवाब दे सकता था, और वह था मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला नसीरुद्दीन राज्य के बाहर एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन उसकी चतुराई और दिमागी कौशल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुना कि राजा बबलू ने 4 कठिन सवालों की घोषणा की थी। उसने मन में ठान लिया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने खच्चर पर सवार होकर राजधानी की ओर रुख किया। दरबार में पहुंचने पर राजा ने उसे देखकर कहा, तुम कौन हो और तुम मेरे सवालों का जवाब देने आए हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ और मैं आपकी चुनौती स्वीकार करने आया हूँ। राजा ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, तो सुनो, तुम्हारे लिए मेरे सवाल हैं। राजा ने पहला सवाल पूछा, एक ऐसा कौन सा चीज है जो हर दिन बढ़ती है, लेकिन इसे कभी भी छू नहीं सकते? मुल्ला नसीरुद्दीन थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कराया और कहा, यह समय है महाराज। समय हर दिन बढ़ता है, लेकिन हम इसे छू नहीं सकते। राजा बबलू ने कहा, ठीक है, तुम सही हो, लेकिन दूसरा सवाल और भी कठिन है। राजा ने दूसरा सवाल पूछा, दो ऐसा क्या है जो जितना अधिक आप इसे छिपाते हो, उतना ही अधिक यह फैलता है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना देर किए उत्तर दिया, यह झूठ है महाराज। झूठ जितना अधिक आप छिपाने की कोशिश करते हो, उतना ही अधिक यह फैलता है। राजा ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, तुम सही हो, लेकिन तीसरा सवाल सबसे कठिन है। राजा ने तीसरा सवाल पूछा,
3 अगर एक पक्षी एक टहनी पर बैठा है और उसे उड़ने का संकेत मिलता है तो वह कितनी दूर उड़ सकता है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सवाल सुना और थोड़ा मुस्कराया। उसने कहा, महाराज, यह पक्षी के उड़ने की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन अगर वह उड़ता है तो वह अनंत दूरी तक उड़ सकता है। राजा बबलू ने यह सुनकर मुंह पर हाथ रखा और कहा, तुम सही हो, लेकिन अब तुम्हें चौथा और अंतिम सवाल देना है। राजा ने चौथा और अंतिम सवाल पूछा। 4 क्या है जो हर कोई चाहता है, लेकिन फिर भी वह इसे हमेशा खो देता है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने चुपचाप उत्तर दिया, यह संतुष्टि है, महाराज। संतुष्टि को हर कोई चाहता है, लेकिन किसी को भी इसे पूरी तरह से नहीं मिल पाती। राजा बबलू हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या यह व्यक्ति सचमुच इन कठिन सवालों का सही जवाब जानता है? राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, तुमने सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं। तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी को मैं मानता हूं। तुमने मुझे यथार्थ से परिचित कराया है। अब मैं तुम्हें राज्य के सर्वोत्तम सम्मान से नवाजूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिर झुकाया और कहा, मुझे इनाम की कोई आवश्यकता नहीं है, महाराज। मैं केवल यह चाहता हूं कि आप प्रजा की भलाई के लिए और अधिक अच्छे निर्णय लें, क्योंकि बुद्धिमानी का असली उद्देश्य लोगों की सेवा करना होता है। राजा बबलू को यह बात समझ में आई। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के शब्दों को साकार किया और राज्य में कई अच्छे बदलाव किए। प्रजा खुश रहने लगी और मुल्ला नसीरुद्दीन को हमेशा सम्मान दिया गया। कहानी से शिक्षा। जीवन में सही समय, सच्चाई और संतुष्टि के महत्व को समझना चाहिए। वास्तविक बुद्धिमानी दूसरों की भलाई के लिए होती है, न कि सिर्फ खुद की प्रसिद्धि के लिए। किसी भी मुश्किल सवाल का समाधान सही सोच और दृष्टिकोण से मिल सकता है। कहानी 3। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम बड़े अदब से लिया जाता था। उसकी मजेदार बातें और होशियारी से भरी तकरारें हमेशा गांववासियों को हंसी से लोटपोट कर देती थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था और यही उसकी खासियत भी थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर में आराम से बैठा था, तभी गांव के चोरों का एक गिरोह आया। यह 3 चोर थे जो अपनी मूर्खता और नाकामयाबी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके नाम थे जमीला, बिनो और पिको। इन तीनों का काम था चोरी करना, लेकिन हर बार किसी न किसी अजीब कारण से उनकी चोरियां विफल हो जाती थीं। इस बार इन तीनों ने एक बड़ी योजना बनाई थी। वे मुल्ला नसीरुद्दीन के घर को लूटने का फैसला कर चुके थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर को हर तरह से सुरक्षित रखता था और उसकी चतुराई से वे कभी भी सफल नहीं हो सकते थे। फिर भी इन मूर्ख चोरों को लगता था कि वे नसीरुद्दीन से ज्यादा चालाक हैं, और यह सोचकर वे योजना बनाने लगे। चोरी की योजना। तीनों चोरों ने मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठक की और चोरी की योजना बनाई। जमीला ने कहा, अगर हम रात को चुपके से नसीरुद्दीन के घर में घुस जाएं और सारा सामान चुरा लें, तो कोई भी हमें पकड़ नहीं पाएगा। बिनो ने कहा, पर मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत चतुर है। उसने अपने घर में हमेशा सुरक्षा के उपाय किए हैं। हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम कैसे उसकी सुरक्षा को तोड़ सकते हैं। पिको, जो थोड़ा ज्यादा मूर्ख था, बोला, मैं एक तरीका जानता हूं। हम रात को उसके घर के आसपास बर्तन लटकाकर उसे डराएंगे। जैसे ही वह डरकर बाहर आएगा, हम उसका सामान चुरा लेंगे। तीनों चोरों को यह योजना अच्छी लगी और वे अपनी चोरियों को अंजाम देने के लिए रात का इंतजार करने लगे। चोरी की रात। रात का समय आया और तीनों चोर धीरे धीरे मुल्ला नसीरुद्दीन के घर की ओर बढ़ने लगे। जमीला और बिनो घर के पीछे से आ रहे थे,
जबकि पिको ने घर के सामने से बर्तन लटकाने की योजना बनाई। मुला नसीरुद्दीन के घर की दीवार पर खड़े होकर पिको ने बर्तन लटकाए और जोर से झंकार करने लगे। यह आवाज सुनकर जमीला और बिनो घर के पीछे से आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे घर के पास पहुंचे उन्हें दरवाजे का ताला दिखाई दिया। बिनो ने चुपके से ताला खोला और वे तीनों भीतर घुस गए, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। घर में मुला नसीरुद्दीन न बैठा था, बल्कि उसके आसपास अजीब तरह की चीजें रखी हुई थीं। मुला नसीरुद्दीन की चतुराई। दरअसल मुला नसीरुद्दीन पहले से ही जानता था कि चोर उसे निशाना बनाएंगे। उसने अपनी चतुराई से पूरे घर को एक जाल में बदल दिया था। उसने घर के हर कोने में कुछ न कुछ अजीब चीजें रखी थी। एक बर्तन में जाल, एक बिस्तर के नीचे खट्टी गंध वाला तेल और एक कोने में कटा हुआ बांस जो हर कदम पर आवाज करता था। जैसे ही चोर घर में घुसे उन्हें हर कदम पर कुछ न कुछ अजीब चीजों का सामना करना पड़ा। बिनो ने एक बर्तन को उठाया और उसमें से निकलने वाली ताजगी से वह परेशान हो गया। जमीला ने एक खाट के नीचे से तेल देखा और फिसलकर गिर गई। पिको ने एक बांस से टकराकर जोर से आवाज की, जिससे मुला नसीरुद्दीन बाहर आ गया। मुला नसीरुद्दीन मुस्कुराता हुआ बाहर आया और बोला, आओ आओ, क्या करने आए हो? तुम लोग मेरे घर में क्यों घुस आए हो? तीनों चोर डर के मारे कांपने लगे और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर भागे मुला नसीरुद्दीन ने उन्हें घेर लिया और चिल्लाया, तुम लोग भागने के बजाय यहाँ क्यों आए थे? तीनों चोरों की सजा। मुला नसीरुद्दीन ने सोचा, यह समय इन मूर्ख चोरों को एक सिखाने का है। उसने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग मेरी चोरी करना चाहते थे, लेकिन तुम तो खुद ही गिरते पड़ते हुए बाहर निकले हो। अब मैं तुम्हें एक दंड दूंगा। चोरों ने डरते हुए पूछा, क्या दंड होगा मुला? मुला नसीरुद्दीन हंसते हुए बोला, तुम लोग इतनी मूर्खता कर रहे हो कि अब तुम्हें इस गांव में हर किसी से माफी मांगनी होगी। अगर तुम इसे स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम तीनों को मेरी चतुराई का अगला शिकार बनना पड़ेगा। तीनों चोरों ने सोचा और फिर डरते हुए स्वीकार किया कि वे मुला नसीरुद्दीन से माफी मांगेंगे। मुला नसीरुद्दीन ने उन्हें सबक सिखाया और कहा, कभी भी किसी चतुर इंसान के खिलाफ चोरी की योजना मत बनाओ, क्योंकि चालाकी हमेशा जीतती है। कहानी का अंत। इसके बाद चोरों ने गांववासियों से माफी मांगी और यह वादा किया कि वे अब कभी चोरी नहीं करेंगे। वे मुला नसीरुद्दीन के पास आए और उसे धन्यवाद दिया कि उसने उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास कराया। मुला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, यह तो बस एक खेल था, लेकिन तुम लोग जीवन के सबसे बड़े पाठ से सीख गए हो। और इस तरह मुला नसीरुद्दीन की चतुराई ने तीन मूर्ख चोरों को अपनी असलियत का एहसास दिलाया और वे अब गांव में एक नए इंसान के रूप में लौटे। वे जानते थे कि कोई भी चतुर इंसान उनसे ज्यादा चालाक होता है और यही उनकी सबसे बड़ी सीख थी। यह कहानी बताती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है और कभी भी अपनी मूर्खता पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी 4। मुला नसीरुद्दीन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी बुद्धिमत्ता और हंसी मजाक के किस्से आज भी लोगों के बीच सुनाए जाते हैं। उनकी हर कहानी में एक गहरी सीख छिपी होती थी जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन मुला नसीरुद्दीन अपने शहर के बाजार में घूम रहे थे जब उनकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई जो अपना माल बेचने के लिए नए नए उपाय ढूंढ रहा था। व्यापारी ने नसीरुद्दीन को देखा और सोचा, यह आदमी जरूर कुछ न कुछ बुद्धिमान होगा। अगर मैं इसे अपना माल दिखाऊं तो शायद यह मुझे अच्छा मोलभाव करवा सके। व्यापारी ने नसीरुद्दीन से कहा, मुला भाई,
आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आपको बहुत लाभ पहुंचा सकता हूं। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं, मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूं। बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। व्यापारी ने अपनी बात शुरू की, मैंने कई तरह के माल लाए हैं और चाहता हूं कि ये जल्दी बिक जाएं। अगर आप मेरे माल की कीमत तय कर दें तो मुझे बहुत फायदा होगा। नसीरुद्दीन ने उसकी बात सुनी और एक पल के लिए सोचा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। व्यापारी ने उत्सुक होकर पूछा, क्या सवाल है मुला भाई। नसीरुद्दीन ने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे माल की असली कीमत क्या है। व्यापारी थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसे अच्छे दाम पर खरीदा है, इसलिए इसे अच्छे दाम पर बेचने की उम्मीद है। नसीरुद्दीन ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारे माल की कीमत सिर्फ उस दिन की धूप से तय होती है जब तुम उसे बेचने की कोशिश करोगे। अगर वह दिन बहुत गर्म होगा तो तुम्हारे माल की कीमत घट जाएगी। अगर दिन ठंडा होगा तो कीमत बढ़ सकती है। व्यापारी हैरान हो गया और बोला, मुला भाई, आप मजाक कर रहे हैं। क्या धूप से माल की कीमत का कोई संबंध हो सकता है। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं तुम्हारे लिए एक और उदाहरण दे सकता हूं। व्यापारी ने कहा, हाँ, कृपया मुझे समझाइए। मुला नसीरुद्दीन ने कहा, मान लो कि तुम मेरे पास आकर कहो कि मुझे एक विशेष प्रकार का साबुन चाहिए। मैं तुम्हें कहूं, यह साबुन खास है, इसका दाम 2 गुना है, लेकिन यह तुम्हारे शरीर को बहुत मुलायम बनाएगा। तुम खुश हो जाओगे और साबुन खरीद लोगे। लेकिन 1 हफ्ते बाद तुम देखोगे कि साबुन से तुम्हारे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब तुम क्या करोगे। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं तो वापस आकर तुम्हारे पास उसे बदलवाने के लिए जरूर आऊं। मुला नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, यही तो तुम्हारी गलती है। तुमने बिना सोचे समझे साबुन खरीदा क्योंकि तुमने उसकी असलियत को ठीक से परखा नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हारे माल की कीमत को बिना समझे बेचने से तुम्हें नुकसान हो सकता है। व्यापारी अब थोड़ा सोच में पड़ा। उसने मुला नसीरुद्दीन से पूछा, तो आप क्या सलाह देंगे। मुझे क्या करना चाहिए। नसीरुद्दीन ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले तो तुम अपने माल की असलियत को जानो। अगर तुम्हारे माल का असली मूल्य सही है तो उसे बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने सिर्फ सस्ते दाम पर माल खरीदा है और उसे ऊंचे दामों पर बेचना चाहते हो तो याद रखना, कोई भी सही ग्राहक तुमसे वो माल नहीं खरीदेगा। व्यापारी थोड़ा चौंका और सोचने लगा कि क्या उसने वाकई में सही मूल्य पर माल खरीदा है। फिर उसने पूछा, क्या मुझे फिर से अपने माल की कीमत कम करनी चाहिए। नसीरुद्दीन ने कहा, यह तुम पर निर्भर करता है। तुम यह देखो कि तुम्हारे माल की असल कीमत क्या है। अगर तुम समझते हो कि वह अच्छा माल है और लोग उसे पसंद करेंगे तो उसे उचित मूल्य पर बेचो। लेकिन अगर तुम जानते हो कि वह सस्ता माल है तो उसे कम दाम में बेचने का ही फायदा है। व्यापारी अब समझने लगा था कि उसे अपनी मार्केटिंग की रणनीति पर फिर से विचार करना चाहिए। उसने मुला नसीरुद्दीन को धन्यवाद दिया और सोचा कि अब वह माल बेचने के तरीके पर ध्यान देगा। लेकिन मुला नसीरुद्दीन का एक और सवाल बाकी था। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा माल वाकई में बेचने लायक है। नसीरुद्दीन ने पूछा। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मुझे तो लगता है कि हाँ, मेरा माल बेहतरीन है। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा माल सच में बेहतरीन है तो तुम्हें उसे लोगों को समझाकर उनकी जरूरतों के हिसाब से बेचना चाहिए। बेचना आसान नहीं होता,
अगर तुम सिर्फ मोलभाव करने में लगे रहोगे तो अंत में तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, मुला भाई, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब मैं अपने माल को सही तरीके से बेचने की कोशिश करूंगा। नसीरुद्दीन ने हंसी के साथ उसे शुभकामनाएं दी। तुम्हारे प्रयास सफल हों, लेकिन याद रखना, व्यापारी वह होता है जो अपने ग्राहक की जरूरत समझे और फिर उसे वही वस्तु बेचे जो वह वाकई में चाहता है। इस तरह व्यापारी ने मुला नसीरुद्दीन से सीखा कि किसी भी व्यापार में सफलता तब ही मिलती है जब आप न केवल मूल्य बल्कि ग्राहक की जरूरतों को भी समझते हैं। और मुला नसीरुद्दीन की हंसी मजाक की बातों ने उसे यह समझने में मदद की कि व्यापार सिर्फ सस्ते दामों पर माल बेचने का नाम नहीं है, बल्कि ग्राहकों को सही तरीके से संतुष्ट करने का नाम है। कहानी 5। बहुत समय पहले की बात है। मुला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। मुला नसीरुद्दीन अपने दिमागी चालाकी और हास्यपूर्ण बातों के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। उनके किस्से और मजेदार घटनाएं हर किसी की जुबान पर रहती थीं। एक दिन की बात है, मुला नसीरुद्दीन का गधा अचानक गायब हो गया। यह गधा मुला नसीरुद्दीन के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि उनका साथी था जो उनकी कई मुश्किलों में मदद करता था। अब वह गधा कहाँ गया, यह जानने के लिए मुला नसीरुद्दीन ने एक योजना बनाई। मुला नसीरुद्दीन का गधे का पीछा करना। गांव में हर कोई जानता था कि मुला नसीरुद्दीन का गधा बहुत खास है। गधा हमेशा उनके साथ रहता था और उसे देखकर लोग कहते थे, देखो, मुला नसीरुद्दीन का गधा है जो हर समय मुस्कुराता रहता है। एक दिन गधा अचानक गायब हो गया। मुला नसीरुद्दीन ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है, यह कोई साधारण बात नहीं है। मुझे इसका पता लगाना होगा। वह गांव के सभी लोगों से गधे के बारे में पूछने लगे। एक आदमी ने कहा, मैंने उसे बगीचे में देखा था। एक और आदमी ने कहा, मैंने उसे बाजार में देखा था, लेकिन वह वहां से भागकर कहीं और चला गया। लेकिन मुला नसीरुद्दीन के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। तब उन्होंने तय किया कि वह गधे की खोज में खुद निकलेंगे। मुला नसीरुद्दीन ने एक दिन गधे को खोजने का निश्चय किया। वह अपने घर से बाहर निकले, लेकिन गधे का कहीं पता नहीं था। अचानक उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल दिखा। उन्होंने सोचा, क्यों न इस जंगल में भी जाकर देख लूं। जंगल में कई पेड़ और झाड़ियां थीं, और उनकी आड़ में कुछ भी छुपा हो सकता था। मुला नसीरुद्दीन ने सोचा, अगर गधा यहाँ है तो मुझे उसे ढूंढना होगा। वह जंगल में घुसे और जोर जोर से आवाज लगाते हुए, गधा, गधा, कहाँ हो तुम? वह पूरी तरह से आश्वस्त थे कि गधा कहीं न कहीं इस जंगल में छिपा होगा। जैसे ही वह एक घने पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि गधा किसी शरारती मनुष्य के पास खड़ा है। गधा अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। मुला नसीरुद्दीन ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो? और तुम मेरे गधे को क्यों छुपाए हुए हो? जवाब में एक आदमी ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं। मैंने इस गधे को खरीदा है और अब यह मेरा है। मुला नसीरुद्दीन ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारे पास गधा कैसे आया? क्या तुमने इसे चोरी किया? व्यापारी ने कहा, नहीं, मैं इसे एक किसान से खरीदा था। वह गधा बेचने को तैयार था और मैंने इसे खरीद लिया। मुला नसीरुद्दीन ने उस व्यापारी की बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं पाई और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस गधे को वापस ले आएंगे। वह व्यापारी से बोले, तुमने जो किया है वह ठीक नहीं है। यह गधा मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसे वापस ले जाऊंगा। व्यापारी ने कहा, तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह तुम्हारा गधा है? मुला नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पास आकर हाथ बांधकर गधे को मांग सकता हूं? और फिर उन्होंने गधे को आवाज दी, गधा, गधा,
तुम मेरे पास आओ। गधा तुरंत उठकर मुला नसीरुद्दीन के पास आ खड़ा हो गया। व्यापारी हैरान रह गया और बोला, यह कैसे हो सकता है? मुला नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, यह गधा केवल मुझे पहचानता है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है और इसी वजह से उसने तुम्हारे पास आकर बैठने की बजाय मुझे पहचान लिया। व्यापारी को हार माननी पड़ी और उसने गधा मुला नसीरुद्दीन को वापस दे दिया। गधे के साथ घर लौटना। मुला नसीरुद्दीन ने गधे को खुशी खुशी वापस लिया और घर लौटने लगे। रास्ते में वह सोच रहे थे कि इस गधे के साथ हर बार कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। वह मुस्कुराते हुए बोले, आज फिर से यह गधा मेरी जीत का कारण बना। गांव लौटकर मुला नसीरुद्दीन ने सबको बताया कि उन्होंने कैसे गधे को वापस पाया। लोग उनकी कहानी सुनकर हंसी से लोटपोट हो गए। मुला नसीरुद्दीन ने कहा, गधा हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, लेकिन कभी कभी गधा भी बहुत शरारतें करता है। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें किसी चीज को पहचानने के लिए अपनी समझ और दिमागी ताकत का उपयोग करना पड़ता है। मुला नसीरुद्दीन ने इस मामले में अपनी चतुराई और हंसी मजाक से न सिर्फ गधे को वापस पाया, बल्कि यह भी साबित किया कि समझदारी और धैर्य से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है। उनके गधे के साथ यह मजेदार कहानी न केवल गांव में चर्चा का विषय बनी, बल्कि यह भी दिखाती है कि जीवन में हास्य और धैर्य का भी अपना अहम स्थान है। गधे को लेकर मुला नसीरुद्दीन की यह कहानी यह बताती है कि कभी कभी एक साधारण सी चीज जैसे कि एक गधा हमारी जिंदगी का सबसे मजेदार हिस्सा बन सकती है। गधे की शरारतों और मुला नसीरुद्दीन की समझदारी से यह साबित होता है कि हर कठिनाई में एक हल छिपा होता है और यह हल कभी न कभी हमें अपनी समझ और धैर्य से ही मिल सकता है। कहानी 6। मुला नसीरुद्दीन की एक मजेदार कहानी। कहानी का शीर्षक, मुला का दिमागी खेल। बहुत समय पहले की बात है। मुला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। वे न केवल बहुत बुद्धिमान थे, बल्कि अपनी चतुराई और मजेदार हरकतों के लिए भी मशहूर थे। एक दिन गांव के राजा ने मुला को दरबार में बुलाया और उनसे एक चुनौती दी। राजा ने कहा, मुला, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम इसका सही जवाब दे सको तो तुम्हें भारी इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। मुला ने सिर झुकाकर कहा, राजा, आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। राजा हंसते हुए बोला, यह प्रश्न बहुत कठिन है मुला। मैं चाहता हूं कि तुम यह बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, राजा या मुला? मुला नसीरुद्दीन को थोड़ी देर तक सोचना पड़ा। वह जानता था कि राजा के सामने यह सवाल उत्तर देना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने खुद को बड़ा बताया तो राजा को अपमानित कर देगा, और अगर राजा को बड़ा बताया तो उसकी चतुराई पर सवाल उठ सकता था। मुला ने अपनी चतुराई का पूरा इस्तेमाल किया। उसने धीरे से कहा, राजा, यह सवाल जवाब से अधिक बुद्धिमानी का है। मैं यह जानता हूं कि आप बड़े हैं, लेकिन मैं भी जानता हूं कि मैं अपना काम करने में उतना ही सक्षम हूं। राजा चौंक गया। उसे लगा कि मुला ने उसे जवाब देने के बजाय चुप्पी साध ली है। उसने तुरंत कहा, तुमने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। अब तुमको सजा मिलेगी। मुला मुस्कुराए और कहा, राजा, अगर आप मेरी सजा तय कर चुके हैं तो मुझे क्या डर? मगर क्या आप मेरी एक बात सुनना चाहेंगे? राजा ने हामी भर दी और मुला ने कहानी सुनानी शुरू की। कहानी का मोड़। राजा, मुला ने कहना शुरू किया, यह सवाल कौन बड़ा है का सिर्फ एक हिस्सा था। असल में असली सवाल यह है कि हमारे समाज में हर किसी की अहमियत है। तुम राजा हो तो तुम्हारा कर्तव्य है लोगों का भला करना, और मैं मुला हूं
तो मेरा कर्तव्य है लोगों को हंसाना और सिखाना। हमारी अहमियत हमसे नहीं, हमारे कामों से होती है। राजा थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने मुस्कराया। तुम सच कह रहे हो, मुला। तुम्हारा उत्तर सही था। परंतु मुला ने जवाब दिया, सजा तो मैं भुगत ही चुका हूं। राजा ने हैरान होकर पूछा, तुमने किस प्रकार सजा भुगती? मुला ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मैंने उस प्रश्न को सही तरीके से सुलझाने में अपना समय और ऊर्जा लगाई। अब क्या आप मुझे शाही दस्तरखान पर बुलाएंगे या मैं बिना इनाम के ही अपने घर वापस जाऊं? राजा और दरबारियों ने ठहाका मारा और मुला की चतुराई की सराहना की। मुला की सरलता और समझदारी ने यह साबित कर दिया कि किसी भी सवाल का जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि समझ और सोच में छिपा होता है। सिखावन। राजा ने मुला से कहा, मुला, तुम सच में मेरे लिए एक बड़ा गुरु हो। तुम्हारी चतुराई और समझदारी से मैंने बहुत कुछ सीखा। मुला ने हंसते हुए कहा, राजा, किसी भी समस्या का समाधान केवल बुद्धिमानी और धैर्य से ही मिलता है। कभी भी जल्दी में निर्णय मत लो और न ही घमंड करो। हम सबका काम एक दूसरे से सीखना है। उस दिन के बाद राजा ने मुला नसीरुद्दीन को और भी सम्मान देना शुरू किया। मुला ने अपनी चतुराई से न केवल राजा का दिल जीता, बल्कि पूरे गांव में अपने विचारों से एक नया बदलाव लाया। और इस तरह मुला नसीरुद्दीन की एक और मजेदार कहानी खत्म होती है, जिसमें समझ, धैर्य और बुद्धिमानी की शक्ति का एहसास होता है। कहानी 7। किसी छोटे से गांव में मुला नसीरुद्दीन रहते थे। वे साधारण आदमी नहीं थे, बल्कि अपने बुद्धिमत्ता और त्वरित प्रतिक्रियाओं के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हो गया। गांव के दो बड़े परिवारों के बीच कुछ झगड़ा हो गया था और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए मुला नसीरुद्दीन को बुलाया जाए, क्योंकि वे हर मामले का हल हंसी हंसी में निकाल लेते थे। मुला नसीरुद्दीन गांव के चौपाल पर बैठकर अपने कामों में व्यस्त थे। तभी दो लोग आए और उन्हें इस विवाद के बारे में बताया। मुला नसीरुद्दीन ने सोचा, आखिर यह तो एक और मौका है अपनी चतुराई दिखाने का। क्या मामला है? मुला नसीरुद्दीन ने पूछा। दोनों पक्षों के लोग आए और अपनी अपनी दलीलें देने लगे। पहला पक्ष बोला, मुला, ये लोग हमारे खेत के पास जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जो हमारी है। दूसरे पक्ष के लोग चिल्लाए, ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास इसके कागजात हैं, यह जमीन हमारी है। मुला नसीरुद्दीन ने कुछ देर तक दोनों पक्षों की बातें सुनी। फिर वे मुस्कुराए और बोले, यह तो बड़ा दिलचस्प मामला है। दोनों का कहना सही है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि यह जमीन किसकी है। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, मुला, आप कैसे तय करेंगे? मुला नसीरुद्दीन ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह एक साधारण समस्या है, लेकिन इसे हल करने के लिए हम सबको थोड़ी सोच समझ से काम लेना होगा। वे दोनों पक्षों को एक साथ बुलाए और कहा, कल हम सब मिलकर उस जमीन पर जाएंगे और देखेंगे कि क्या सच में जमीन दोनों के बीच बांटी जा सकती है। अगर नहीं, तो हम भगवान से इसकी सही हकदारी का फैसला करवाएंगे। अगले दिन मुला नसीरुद्दीन दोनों पक्षों को लेकर जमीन पर पहुंचे। वहां उन्होंने जमीन की सीमा निर्धारित करने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने दोनों पक्षों को खड़ा किया और कहा, अब हम दोनों परिवारों के बीच एक रेखा खींचेंगे। जिस व्यक्ति को उस रेखा के पार जाने की जल्दी हो, वह साबित करेगा कि वह असली मालिक है। सभी लोग हैरान थे, लेकिन मुला नसीरुद्दीन ने अपनी योजना शुरू की। उन्होंने रेखा खींची और दोनों परिवारों से कहा, अब जो सबसे पहले इस रेखा को पार करेगा, वह असली मालिक होगा। सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मुला का इरादा क्या है।
अचानक पहले परिवार के एक व्यक्ति ने रेखा पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह रेखा को पार करने की ओर बढ़ा, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। अगर तुम जल्दी में हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि असली मालिक को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वह व्यक्ति चौंका और रुक गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दूसरे परिवार से भी एक व्यक्ति को रेखा पार करने को कहा। जब वह भी रेखा पार करने की कोशिश करने लगा तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे भी रोक दिया। तुम भी रुक जाओ, असली मालिक को जल्दी में नहीं होना चाहिए। अब दोनों पक्षों के लोग समझ गए कि मुल्ला नसीरुद्दीन का तरीका कुछ अलग था। उन्होंने मुल्ला से पूछा, तो अब क्या होगा? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, अब हम क्या करेंगे यह तो भगवान ही जाने, लेकिन हमारी यह रेखा यह साबित करती है कि तुम दोनों एक दूसरे से जल्दी में हैं, और असली मालिक कभी जल्दी नहीं करता। सभी लोग हंसी में डूब गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस विवाद को इस तरह सुलझाया जिसमें ना कोई हारता था और ना कोई जीतता था। इस तरह सब लोग खुशी खुशी अपनी अपनी राह पर चल दिए और मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई की दाद दी। यह कहानी न केवल हास्य से भरी हुई है, बल्कि यह इस बात का संदेश देती है कि विवादों को सुलझाने के लिए समझदारी और चतुराई जरूरी होती है। कहानी 8। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव से बाहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला जो खेत में काम कर रहा था। किसान ने मुल्ला को देखा और एक सवाल दाग दिया। किसान, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम तो बहुत होशियार आदमी हो। मुझे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम जानते हो कि यदि कोई आदमी अपने खेत में बुवाई करता है और बाद में कुछ महीनों में फसल खराब हो जाती है तो उसका क्या मतलब है? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, इसका मतलब है कि वह आदमी अपनी मेहनत और समझ से दूर जा रहा है और शायद वह अपने खेत के साथ समझदारी से व्यवहार नहीं कर रहा। किसान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, क्या तुम यह कह रहे हो कि मेरी मेहनत बेकार है? मैं पिछले साल यही सब कुछ कर रहा था, लेकिन फसल खराब हो गई। मुल्ला नसीरुद्दीन हंसते हुए जवाब देते हैं, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मेहनत का मजाक नहीं उड़ा रहा। यह तो सिर्फ यह है कि तुमने अपनी मेहनत सही दिशा में नहीं लगाई। जैसे तुम अपने खेत के साथ समझदारी से काम नहीं कर रहे हो, वैसे ही तुम्हारी सोच भी कहीं न कहीं गलत दिशा में है। किसान नर्वस हो गया और उसने सोचा, यह आदमी तो बहुत समझदार है, तो मैं उसे और उलझाऊंगा। उसने फिर एक सवाल किया, किसान, तुम्हारे हिसाब से मेरी मेहनत गलत दिशा में है, तो मुझे यह बताओ कि तुम्हारे हिसाब से मैं क्या करूं? क्या तुम मुझे कोई सलाह दे सकते हो? मुल्ला नसीरुद्दीन एक पल चुप रहे और फिर मुस्कराए। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूं। किसान ने उत्सुक होकर पूछा, क्या सलाह है मुल्ला? मुल्ला नसीरुद्दीन बोले, तुम्हें चाहिए कि तुम पहले अपनी जमीन का अध्ययन करो। फसलें किस तरह से उगती हैं, उनकी जरूरत क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर तुम अपने खेत में धैर्य और समझदारी से काम करोगे तो जो फसल तुम बोओगे वह हमेशा अच्छी होगी। किसान हैरान होकर बोला, क्या तुम यह कह रहे हो कि मुझे अपनी जमीन को समझने की जरूरत है? तो क्या तुम मुझे यह कह रहे हो कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, समझ भी जरूरी है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने गंभीर होकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मेहनत और समझ दोनों का तालमेल चाहिए। और याद रखना, कोई भी काम करने से पहले हमें समझदारी से सोचने की जरूरत होती है। यह जरूरी नहीं कि हर काम मेहनत से ही सही हो, कभी कभी समझदारी से किया गया काम ज्यादा बेहतर होता है। किसान ने सिर झुकाया और कहा, मुल्ला, तुम्हारी बातों में बहुत दम है। मैं अब समझता हूं कि मेरी मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी है। धन्यवाद। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
किसान ने अगले दिन मुला नसीरुद्दीन को फिर से खेत पर बुलाया, क्योंकि उसे लगता था कि उसने कोई गलती की है। किसान: मुला, मैंने तुम्हारी सलाह मानी और आज मैं खेत पर काम कर रहा था, लेकिन अब मेरी समझ में एक और सवाल आ गया है। तुम्हारे अनुसार अगर मेरी मेहनत सही दिशा में है तो फसल कैसे खराब हो सकती है? और क्या कोई ऐसी चीज है जो हमारी मेहनत पर असर डाल सकती है? मुला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मेहनत पर असर डालने वाली चीजें बहुत सी हो सकती हैं, जैसे मौसम, पानी की कमी या मिट्टी का सही प्रकार न होना। लेकिन तुम्हें अपने खेत को समझना होगा और यह जानना होगा कि कौन सी चीजें मददगार हैं और कौन सी नहीं। और कभी कभी हम कुछ छोटे बदलाव कर सकते हैं जो हमारी मेहनत को असरदार बना सकते हैं। किसान ने फिर से सिर झुकाया और अब उसे और भी अधिक समझ में आ गया था। तुम ठीक कहते हो मुला। अब मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ। धन्यवाद। मुला नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, देखो किसान भाई, कभी कभी जीवन में हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता तभी मिलती है जब हम सही दिशा में उस मेहनत को लगाते हैं। और जब तुम्हारी मेहनत सही दिशा में होती है तो चाहे फसल अच्छी हो या खराब, तुम हमेशा सीखते हो और बेहतर करते हो। किसान ने सिर हिलाया, मुला, तुम्हारे ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं है। अब मैं अपने खेत में और मेहनत करूंगा और हमेशा सही दिशा में काम करने की कोशिश करूंगा। मुला नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए कहा, यही तो असली ज्ञान है किसान भाई। मेहनत के साथ समझदारी जरूरी है। और याद रखना, जो सच है वही सच्चा है। किसान और मुला नसीरुद्दीन की यह मुलाकात उनके जीवन का एक अहम मोड़ बन गई, क्योंकि इसने किसान को न केवल मेहनत की सही दिशा दिखाई, बल्कि उसे यह भी समझाया कि जीवन में हर पहलू को समझदारी से देखना जरूरी है। यह कहानी दर्शाती है कि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि समझदारी और सही दिशा में काम करने में भी है। कहानी 9। एक दिन मुला नसीरुद्दीन अपनी छोटी सी कुटिया में आराम कर रहे थे। तभी गांव के बाहर से एक बड़ा सौदागर आया, जो अपने व्यापार के लिए नए रास्ते तलाश रहा था। वह मुला के बारे में सुन चुका था और उसकी चतुराई के बारे में बहुत सुना था। सौदागर ने सोचा, अगर मैं मुला से कोई अच्छा सौदा कर सकूं तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। सौदागर ने मुला नसीरुद्दीन से मिलने का मन बनाया और उन्हें अपने व्यापार के बारे में बताया। मुला नसीरुद्दीन को यह सुनकर बहुत ही दिलचस्पी हुई। वह अपनी आंखों में एक चमक के साथ सौदागर की तरफ देखे और कहा, तुम क्या चाहते हो भाई? सौदागर ने बताया, मुझे एक ऐसा व्यापारिक साझेदार चाहिए जो मेरे सभी फैसलों पर नजर रखे और साथ ही मेरे व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करे। तुम्हारी सलाह की मुझे आवश्यकता है, क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मुला ने सोचा, यह सौदागर तो सच में एक बड़ा अवसर ला सकता है। मुझे इसे अपनी चालों में फंसाना होगा। मुला नसीरुद्दीन ने सौदागर से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। सौदागर उत्सुकता से बोला, क्या शर्त है मुला? मुला मुस्कुराए और बोले, तुम्हें मेरे साथ एक व्यापारिक साझेदारी में 50% का हिस्सा देना होगा, लेकिन मेरी एक विशेष शर्त होगी। हम दोनों को अपने व्यापार को शुरू करने से पहले एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा, जिसे हम बाद में आपस में बांट लेंगे। सौदागर ने सोचा, यह तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। अगर हम दोनों का व्यापार अच्छा चलता है तो बहुत पैसा मिलेगा। उसने तुरंत मुला की शर्त मंजूर की और दोनों ने मिलकर तय किया कि वे 5000 सोने की मुद्राएं एक साथ रखें, जो उनके व्यापार की शुरुआत में लगी राशि होगी। कुछ दिनों बाद सौदागर ने अपने सारे सोने की मुद्राएं मुला के पास दे दी। मुला नसीरुद्दीन ने कहा, अब हम व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं,
लेकिन तुम अपनी सभी संपत्तियां मुझे दे दो ताकि मैं उन्हें सुरक्षित रख सकूं। सौदागर बिना कोई सवाल किए अपनी सारी संपत्ति मुला को दे दी और दोनों व्यापार के लिए बाहर निकल पड़े। सौदागर ने जब देखा कि मुला नसीरुद्दीन उसे हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहे हैं तो वह खुश हुआ और सोचने लगा कि वह बहुत भाग्यशाली है कि उसने मुला को अपना साझेदार बनाया। लेकिन मुला नसीरुद्दीन तो एक चालाक आदमी था। उसने सोने की मुद्राओं और सौदागर की संपत्तियों को अपने पास रख लिया और खुद को बहुत अमीर बना लिया। कुछ समय बाद मुला नसीरुद्दीन ने सौदागर से कहा, भाई, हमें अब एक बड़ा व्यापार करना चाहिए और इसके लिए हमें अधिक धन की आवश्यकता होगी। सौदागर ने बिना सोचे समझे और भी पैसा मुला को दे दिया। वह यह सोचता रहा कि मुला नसीरुद्दीन एक बहुत अच्छा और समझदार आदमी है जो उसकी मदद करेगा। लेकिन मुला नसीरुद्दीन ने उसकी संपत्ति को धीरे धीरे हड़प लिया और सौदागर को धीरे धीरे खाली कर दिया। जब सौदागर ने अपनी सारी संपत्ति मुला को दे दी तो मुला नसीरुद्दीन ने कहा, अब तुम मेरे पास पूरी तरह से निर्भर हो। तुमने मेरे साथ व्यापार में शामिल होने के बाद मुझे जितना धन दिया वह अब मेरा हो चुका है। सौदागर को अब समझ में आ गया कि वह पूरी तरह से धोखा खा गया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मुला नसीरुद्दीन ने सौदागर को अपने जाल में फंसा लिया था और अब वह उसके साथ पूरी तरह से खेल रहा था। कहानी का मोड़। सौदागर ने अपने सभी धन और संपत्ति खो दी थी, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी कड़ी मेहनत और समझदारी से सोचा, मैं मुला नसीरुद्दीन से अपना पैसा वापस कैसे ले सकता हूं। उसने एक योजना बनाई और मुला को एक अंतिम चुनौती दी। वह मुला के पास गया और कहा, मुला, मुझे अब तुमसे एक चीज चाहिए। तुमने मुझसे बहुत कुछ ले लिया है, लेकिन अब मुझे तुमसे एक अंतिम उपहार चाहिए। अगर तुम मुझे यह उपहार दे दो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा और अपना व्यापार छोड़ दूंगा। मुला ने हंसते हुए पूछा, क्या उपहार चाहिए तुम्हें? सौदागर बोला, मुझे बस तुमसे एक शर्त चाहिए। तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा व्यापार क्या है और किस चीज ने तुम्हें सबसे ज्यादा लाभ दिया है। मुला नसीरुद्दीन ने हंसी के साथ कहा, यह बहुत ही आसान सवाल है। मेरा सबसे बड़ा व्यापार यही है कि मैं लोगों को अपनी चतुराई से धोखा देता हूं और उनके पैसे हड़प लेता हूं। यही मेरा सबसे बड़ा और सबसे लाभकारी व्यापार है। सौदागर ने सोचा, अच्छा, तो तुम ऐसा खेल खेल रहे हो। मुला वह तुरंत समझ गया कि मुला नसीरुद्दीन ने उसे फिर से धोखा दिया है। उसने मुला से अपने पैसे वापस लेने के लिए अपनी योजना बनाई और अंत में वह सफल हो गया। समाप्ति। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई और धूर्तता हमेशा लंबी अवधि तक नहीं चलती। अंत में मेहनत और समझदारी ही जीतती है। मुला नसीरुद्दीन और सौदागर की यह कहानी एक मजेदार पाठ है जो जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाती है। कहानी 10। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा का शासन था। राजा का नाम था राजा आलमगीर। राजा आलमगीर बहुत ही ज्ञानी और समझदार थे, लेकिन एक बात थी, वह थोड़ा घमंडी और जिद्दी भी थे। उन्हें लगता था कि उनका राज्य सबसे श्रेष्ठ है और वे सबसे बड़े और बुद्धिमान राजा हैं। राजा आलमगीर का प्रिय काम था अपने दरबार में ज्ञान की बातें सुनना और हर रोज किसी न किसी को तंग करना। राज्य में एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा राजा के सवालों का मजेदार और अजीब तरीके से जवाब देता था। वह व्यक्ति था मुला नसीरुद्दीन। मुला नसीरुद्दीन अपने हंसी मजाक और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। वह न केवल अपनी मजेदार कहानियों से लोगों का मन बहलाता था, बल्कि राजा आलमगीर के सामने भी कभी कभी ऐसी बातें कर देता जिससे राजा का सिर चकरा जाता। राजा आलमगीर का मुला नसीरुद्दीन से मिलना।
एक दिन राजा आलमगीर ने मुला नसीरुद्दीन को अपने महल में बुलाया। राजा ने सोचा, आज मैं मुला नसीरुद्दीन को एक सवाल पूछूंगा जिसका वह कोई अच्छा जवाब नहीं दे सकेगा। राजा ने मुला नसीरुद्दीन से पूछा, मुला, तुम बहुत चतुर हो। मुझे बताओ, अगर किसी ने एक ऐसा सवाल पूछा हो जिसका उत्तर न हो तो उसे क्या करना चाहिए? मुला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, ऐसा सवाल पूछने वाला व्यक्ति अपना सवाल वापस ले ले और फिर उसे कहीं दूर जाकर सोचना चाहिए, क्योंकि जो सवाल का उत्तर न हो वही सबसे अच्छा सवाल होता है। राजा आलमगीर यह सुनकर थोड़े असमंजस में पड़ गए, लेकिन उन्होंने इसे हल्के में लिया और कहा, मुला, तुम हमेशा मेरी बातों को मजाक में बदल देते हो। मुला नसीरुद्दीन की चुनौती। राजा आलमगीर ने अगले दिन मुला नसीरुद्दीन को और भी चैलेंज देने का सोचा। उन्होंने मुला को यह चुनौती दी, मुला, तुम्हारे पास कुछ भी होशियारी और ज्ञान है तो तुम्हें यह बताना होगा कि मेरी महल की दीवारों के अंदर सबसे कीमती चीज क्या है। मुला नसीरुद्दीन ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, आपकी महल की दीवारों के अंदर सबसे कीमती चीज क्या है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। राजा आलमगीर ने किचन से एक शानदार मिठाई मंगवाई और कहा, बताओ क्या सवाल है। मुला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सवाल यह है कि आपके महल की दीवार के अंदर सबसे कीमती चीज कौन सी है, वह मिठाई है या आपकी शाही जेब। राजा आलमगीर को यह सुनकर समझ में आ गया कि मुला नसीरुद्दीन अब उन्हें चिढ़ा रहा है। वह हंसी रोकते हुए बोले, तुमने मुझे फिर से अपनी चतुराई से उलझा दिया, मुला। राजा और मुला का खेल। राजा आलमगीर ने तय किया कि अब वह मुला नसीरुद्दीन को किसी तरह से सबक सिखाएंगे। उन्होंने एक योजना बनाई और मुला नसीरुद्दीन को अपने पास बुलवाया। राजा ने कहा, मुला, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। अगर तुम इस कार्य को पूरा कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल होते हो तो तुम्हें महल से बाहर भेज दिया जाएगा। मुला नसीरुद्दीन ने उत्साहित होकर पूछा, महाराज, वह कार्य क्या है? राजा आलमगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें महल के बगीचे में सबसे बड़ा फूल लाकर दिखाना होगा। मुला नसीरुद्दीन ने बिना देर किए कहा, महाराज, मुझे यह कार्य बहुत आसान लगता है। राजा ने उसे एक घड़ी दी और कहा, तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है। यदि तुम इस समय में सबसे बड़ा फूल नहीं ला सके तो तुम महल से बाहर चले जाओगे। मुला नसीरुद्दीन का चतुर तरीका। मुला नसीरुद्दीन बगीचे में गया और उसने वहां के सारे फूलों को देखा। कुछ ही मिनटों में उसने एक बहुत ही छोटा सा फूल तोड़ लिया और महल वापस लौट आया। राजा आलमगीर ने देखा और हैरान होकर पूछा, मुला, तुमने यह छोटा सा फूल क्यों तोड़ा? मुला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, यही सबसे बड़ा फूल है, क्योंकि यह पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, यहाँ, आपके बगीचे में। राजा आलमगीर ने यह सुनकर हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन वह मुला की चतुराई को नकार नहीं सके। राजा ने उसे इनाम दिया और कहा, मुला, तुमने फिर से मुझे चमत्कृत कर दिया। राजा आलमगीर की समझ। इसके बाद राजा आलमगीर ने मुला नसीरुद्दीन से एक और सवाल पूछा, मुला, तुम्हारे हिसाब से ज्ञान और बुद्धिमानी में सबसे बड़ा अंतर क्या है? मुला नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, महाराज, ज्ञान वह होता है जो हम जानते हैं और बुद्धिमानी वह है जो हम जानते हुए भी समझते हैं कि हमें और जानने की जरूरत है। राजा आलमगीर को यह जवाब सुनकर समझ में आ गया कि वह जितना जानने का दावा करते थे उतना ही उन्हें और जानने की आवश्यकता थी। उन्होंने मुला नसीरुद्दीन से कहा, मुला, तुम सच में मुझे हर बार नई दिशा दिखाते हो। निष्कर्ष।
राजा आलमगीर और मुला नसीरुद्दीन के बीच का यह खेल न केवल हंसी मजाक का कारण बना, बल्कि राजा को यह सिखाया कि जीवन में ज्ञान और चतुराई दोनों का सामंजस्य आवश्यक होता है। मुला नसीरुद्दीन ने अपनी हंसी मजाक और चतुराई से राजा को यह समझाया कि सिर्फ घमंड और आत्ममुग्धता से काम नहीं चलता। सच्चा ज्ञान वह है जो हर किसी से कुछ नया सीखने का जज्बा रखता हो। इस तरह मुला नसीरुद्दीन ने राजा आलमगीर को अपनी चतुराई और समझ से सिखाया कि बुद्धिमानी और ज्ञान का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी होती है।